नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हमने द्विवेदी युग को पढ़ा था और द्विवेदी युग में जो है हमने द्विवेदी युग की विशेषताएं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, जिनमें सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो हमने बात की थी कि जो है आपके द्विवेदी युग, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपके 1900 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है और इसका अंत कब माना जाता है, तो 1918 से इसका जो है अंत माना जाता है। ठीक है। प्रारंभ प्रारंभ आपके सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है और अंत जो है आपके झरना के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी थोड़ी बहुत, अगर आपको याद हो तो हमने इसके नामकरण की बात की थी। जो आपका द्विवेदी युग है, इसको जागरण सुधार काल किसने कहा था, नगेंद्र ने कहा था। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग किसने कहा था, गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा था। नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद हमने इनकी प्रमुख विशेषताएं देखी थी, जिसमें आपके इतिवृत्तात्मकता थी, आदर्शवादी प्रबंध काव्य की रचना थी, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना, भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का इसमें चित्रण था। और अगर हम बात करें साथियों, तो उपदेशात्मक एवं आदर्शवादिता का इसमें प्रयोग था, विषय विविधता थी, हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, नारी की दयनीय स्थिति का इसमें चित्रण था, नारी के प्रति सम्मान की भावना इसमें थी, भारत के अतीत का गौरव गान, अतीत के प्रति अनुराग एवं वर्तमान के दशा के प्रति शोभ का भाव जो है इसमें दिखाया गया। ठीक है। पद्य एवं गद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग जो इसमें विशेष रूप से हुआ था, जबकि आपको पता है भारतेंदु युग में जो है आपके पद्य हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग और जो है गद्य हेतु खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। और आपके द्विवेदी युग है, इसमें पद्य एवं गद्य दोनों के लिए जो है आपके खड़ी बोली का प्रयोग इसमें विशेष रूप से होता है। इसके बाद हमने और विशेषताएं इनकी देखी थी। इसमें भाषा सुधार पर बल दिया गया था, समाज सुधार की भावना इसमें हुई थी, छंद वैविध्य, इतिहास द्वारा उपेक्षिता नारियों के स्वाभिमान का इसमें चित्रण हुआ था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का इसमें जो है मुख्य रूप से प्रयोग हुआ था, देशभक्ति थी, इसमें प्रकृति चित्रण था, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति थी, मानवतावादी दृष्टिकोण था, उपेक्षित नारी पात्रों के काव्य में प्रतिष्ठा इसमें हुई थी, नीति और आदर्शों का इसमें प्रयोग हुआ था, वर्ण विशेष क्षेत्र का इसमें विस्तार हुआ था, व्याकरण की शुद्धता पर जोर दिया गया। बिल्कुल महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें जो है आपके द्विवेदी युग में व्याकरण की शुद्धता पर विशेष रूप से है जो जोर दिया गया था। विषयनिष्ठ वर्णन प्रदान एवं स्थूलात्मकता इसमें दिखाई देती है। सभी काव्य रूपों का इसमें प्रयोग किया गया है, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का जो भी है इसमें विरोध किया गया है। ठीक है। यहाँ तक हमने जो है कल साथियों आपके द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्विवेदी युग के आपके जो है द्विवेदी युग के जो कवियों हैं उनका वर्गीकरण। ठीक है। द्विवेदी युग के कवियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे साथियों आज हम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको जो है बिल्कुल क्लास सही से दिख रही है क्या। ठीक है। थोड़ा सा बने रहें। अब आपकी जो है क्लास मेरे हिसाब से शायद प्रॉपर है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के कवियों का वर्गीकरण। तो साथ ही इसमें तीन प्रकार से द्विवेदी युग के कवियों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से द्विवेदी युग के कवियों का जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों, पहले नंबर पर आपके आते हैं द्विवेदी मंडल के कवि, जो कि आपके अनुशासन धारा के कवि भी कहलाते हैं। कौन से, द्विवेदी मंडल के कवि। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। कौन से, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि आपके आते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। कौन कौन से, पहले नंबर पर आते हैं आपके द्विवेदी जो है मंडल के कवि या फिर आपके अनुशासन धारा के कवि। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और तीसरे नंबर पर आपके कौन आते हैं, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। ठीक है। इनको तीन भागों में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं ये कौन से होते हैं, तो ये वो कवि होते हैं साथियों जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों पर चलकर काव्य रचना की थी। वो कौन से होते हैं, आपके द्विवेदी मंडल के कवि कहलाते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन से होते हैं, वे कवि होते हैं जिन्होंने अपनी अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति के आधार पर काव्य रचना की थी। वो कौन से होते हैं, आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहलाते हैं। ठीक है। और तीसरे कौन से, आपके स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। तो सबसे पहले हम द्विवेदी मंडल के कवि के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि हैं। तो आपके एक तो महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। ठीक है।
इसके बाद आपके एक कवि है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक कवि है आपके मैथिली शरण गुप्त, एक कवि है आपके रामचरित उपाध्याय, एक कवि है गिरिधर शर्मा नवरत्न, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, एक है आपके लोचन प्रसाद पांड्याय। और अगर मैं बात पांडे और अगर मैं बात करूं इसमें और कौन कौन है, तो आपके सिया राम शरण गुप्त भी जो है आपके किसके द्विवेदी मंडल के कवि हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आपके अगले हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं। साथियों यहाँ से आपको जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। कि जो निम्न में से है आपको चार ऑप्शन कोई तीन ऑप्शन कोई और कवि का मिलता है और एक ऑप्शन आपको जो है जो प्रश्न पूछा जाता है उससे संबंधित मिलता है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं आपके। तो नाथूराम शर्मा शंकर है एक, तो एक लाला भगवान दीन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, कामता प्रसाद गुरु है, गया प्रसाद शुक्ल सनई है और आपके रूप नारायण पांडे हैं, ठीक है। ये कौन से हो गए आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके तीन जो है कवि हैं, श्रीधर पाठक हो गए, रामनरेश त्रिपाठी है और कौन है आपके मुकुटधर पांडे। ये तो हो गए साथियों आपके द्विवेदी युग के कवियों का वर्गीकरण। किस प्रकार से आपके जो द्विवेदी मंडल से संबंधित कौन से हैं, बाहर के कौन से और स्वतंत्रतावादी कौन कौन से, एक बार फटाफट से जो है वापस रिपीट कर लो। द्विवेदी मंडल के कौन कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और गिरिधर शर्मा नवरत्न। ये कौन से हैं आपके द्विवेदी जो है आपके मंडल से संबंधित कवि, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ आपके आगे कौन है, वो है द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि कौन कौन से हैं। तो वह आपके नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और आपके कौन है रूप नारायण पांडे, ठीक है। और स्वतंत्रतावादी कौन कौन से हैं, तो आपके श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी है और मुकुटधर पांडे। अच्छे से ट्रिक बना के इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं हाँ साथियों आपके द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का वर्गीकरण, जो कवि कौन कौन से हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने इनको जो है इनके जन्म के आधार पर क्रम के अनुसार ही देखेंगे, ठीक है। इनके जन्म के अनुसार जो है इनकी क्रम के जो इनका क्रम देखेंगे। सबसे पहले आपके द्विवेदी युग में आते हैं साथियों कौन, आपके आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1859 ईस्वी में, और इनका निधन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले कवि कौन से आते हैं आपके, नाथूराम शर्मा शंकर। कौन आते हैं साथियों, नाथूराम शर्मा शंकर। आशा करती हूँ कि आपको जो है एकदम क्लियर दिख रहा होगा। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है आपको अब बिल्कुल जो है शायद क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। हम शुरुआत करते हैं जो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं इनका क्रम के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आते हैं कौन, नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म कब हुआ था साथियों, 1859 ईस्वी में, और इधर आपके क्या हुआ इनका निधन, इनका निधन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में, ठीक है। एक तरफ इनका जन्म है और एक तरफ इनका निधन है। तो नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हुआ था, 1859 में, और निधन 1932 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं आपके श्रीधर पाठक। इनका जन्म कब हुआ था, 1859 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था, 1928 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आगे आपके आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था इनका, 1938 ईस्वी में, ठीक है। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका जन्म कब हुआ था, 1865 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था साथियों, 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म कब हुआ था, 1866 ईस्वी में, जबकि इनका निधन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। बिल्कुल साथियों आपको जो है इनका जो क्रम से याद रखना है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म क्रम के अनुसार जो है कवियों को जमाइए, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको इन सारे कवियों को जो है जन्म के अनुसार याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन से कवि आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं। तो आप ट्रिक बनाकर इनको भी जो है अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1873 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1873 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। कौन है साथियों, रामचरित उपाध्याय। इनका जन्म कब हुआ था, 1872 में, और आपका इनका निधन कब हुआ था,
1938 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है थोड़ा, यहाँ पे भी जो है साथ ही थोड़ा उल्टा है। ठीक है, 1872 में रामचरित उपाध्याय का जन्म हुआ था और 1938 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अगले गुरु है आपके कामता प्रसाद गुरु। कौन से हैं? कामता प्रसाद गुरु। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में, और इनका निधन कब हुआ था? 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगले कवि हैं सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न का जन्म कब हुआ था? 1880 में, और इनका निधन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें साथियों हम जो है छटनी करने वाले हैं थोड़ी सी देर में कि आपके जो महत्वपूर्ण कवि जहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका 1 नंबर या फिर आपका जो है एक प्रश्न, या फिर जैसे आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी है तो आपको जो है आपके 2 नंबर फिक्स कर लो, क्योंकि वहां से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूंगी कौन से जो है कवि इनमें जो है वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले कवि हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में, और निधन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इनका जन्म 1883 में, और निधन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म कब हुआ था? 1886 में, और इनका निधन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म हुआ था 1886 में, और निधन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में, और निधन कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। ठीक है, अंतिम कवि है मुकुटधर पांडे। इनका जन्म हुआ था 1895 में, और निधन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। साथ ये हो गए आपके द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, जिनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके जो महत्वपूर्ण कवि जहाँ से हर बार एग्जाम में जो आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसके संबंध में हम जो है अभी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके सामने, तो हम बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले तो आपके मैं बात करती हूँ नाथूराम शर्मा शंकर। बिल्कुल इनकी रचना है गर्भ रंडा रहस्य। ठीक है, बिल्कुल ये जो आपके हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्रीधर पाठक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक प्रश्न पक्का है, अभी मेरे कहने से आप जो है इनको रट लेना। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपके जो है इनसे पक्का है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर इतने महत्वपूर्ण नहीं है। राय देवी प्रसाद पूर्ण थोड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं रामचरित उपाध्याय इतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके। कामता प्रसाद गुरु इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सत्यनारायण कवि रत्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है। गिरिधर शर्मा नवरत्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो है आपके इतने जो है महत्वपूर्ण नहीं, थोड़े महत्वपूर्ण पढ़ लेना। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे आपके इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जो है आपके वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी आपके महत्वपूर्ण है। मुकुटधर पांडे जो है आपके महत्वपूर्ण है। तो अब साथियों आपको प्रश्न की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कवि ऐसे हैं जहां से आपको जो है 100% जो है प्रश्न आने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये 7 कवि तो कंटेस्ट याद होने ही चाहिए। इसके अलावा अदर कवि है जिनकी आपको रचनाएं और उनकी विशेषताएं बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो आपका एक तो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक मैथिली शरण गुप्त जी, इन दोनों में से तो आपके जो है एक एक प्रश्न फिक्स है। अभी से कह देती हूँ 4 नंबर मत खो देना। ठीक है, तो एक बार फिर से आप फटाफट से रिकॉल कर लो कि आपके नाथूराम शर्मा शंकर सबसे पहले आते हैं, उसके बाद श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, उसके बाद आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर आते हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण आते हैं, रामचरित उपाध्याय आते हैं, उसके बाद आपके कामता प्रसाद गुरु आते हैं, सत्यनारायण कवि रत्न आते हैं, गिरिधर शर्मा नवरत्न आते हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनई आते हैं, उसके बाद आपके मैं अगर बात करूँ तो लोचन प्रसाद पांडे हैं, उसके बाद आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, फिर आपके राम नरेश त्रिपाठी हैं, फिर आपके अगर मैं बात करूँ तो मुकुटधर पांडे है, सबसे अंत में आपके कौन है? मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो आपको कम से कम ये तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण कवि आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। किसके बारे में साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? रायबरेली यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? रायबरेली उत्तर प्रदेश में
हुआ था। ठीक है, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में रायबरेली यूपी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? अगर निधन की हम बात करते हैं तो 1938 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1938 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं साथियों, तो इनकी रचनाएं जो है साथियों वो 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो एक तो इनकी मौलिक रचनाएं हैं, एक है इनके अनुदित रचनाएं। ठीक है, मौलिक काव्य रचनाएं हैं, अनुदित काव्य रचनाएं, मौलिक गद्य रचनाएं और अनुदित गद्य रचनाएं। किस प्रकार से है? 4 प्रकार में, ये 4 भागों में डिवाइड है। और किस प्रकार से है? मौलिक काव्य रचनाएं और अनुदित काव्य रचनाएं। ठीक है, मौलिक गद्य रचनाएं और अनुदित गद्य रचनाएं। ठीक है, ये हो गई आपके महावीर प्रसाद जी की रचनाओं का डिवाइडेशन। और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम इनकी मौलिक रचनाओं के संबंध में बात करें साथियों, तो सबसे पहले आती है आपकी इनकी रचना देवी स्तुति स्तक। कौन सी? देवी स्तुति स्तक। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1892 ईस्वी। और पहले पूछी गई है तो आपको फिर से एग्जाम की दृष्टि से जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी है? देवी स्तुति स्तक। ठीक है, और पहले पूछी गई है तो फिर से आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। कान्य कुब्जावली व्रतम। कौन सी है? कान्य कुब्जावली व्रतम। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1898 ईस्वी। अगली रचना है इनके समाचार पत्र संपादक स्तव है। कौन सी? समाचार पत्र संपादक स्तव। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1898 ईस्वी। अगली रचना कौन सी है? नागरी। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1900 ईस्वी। इसके बाद आगे अगर मैं बात करती हूँ, अगली रचना कौन सी है इनकी? काव्य मंजूषा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1903। बिल्कुल पहले पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको फिर से जो है याद रखना है। ठीक है, ये आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में देखना, आपको ये जो है रचनाओं के नाम मिलेंगे। जहां जहां मैंने मोस्ट लगाया है वो सारे आपको जो है पिछले आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगली रचना कौन सी है इनकी? कान्य कुब्ज अबला विलाप। कौन सी है साथियों? कान्य कुब्ज अबला विलाप। ये जो है इनका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1907 ईस्वी। और ये भी आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली रचना कौन सी है? कविता कलाप 1909 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली रचना कौन सी है? सुमन 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, द्विवेदी काव्यमाला। अगली रचना कौन सी है आपके? द्विवेदी काव्यमाला। इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। इसके 2 भाग है और इसके संपादक इसका संपादक किसने किया था? तो इसने किया था देवीदत्त शुक्ल ने इसका संपादक जो है किया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके अनुदित काव्य रचनाएं। अनुदित काव्य रचना पढ़ने से पहले हम एक बार वापस इनको जो है फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। कौन सी है आपके मौलिक काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक स्तव, नागरी हो गई, काव्य मंजूषा हो गई, कान्य कुब्ज अबला विलाप हो गई, कविता कलाप हो गई, सुमन हो गई आपके, और द्विवेदी काव्य माला जो है हो गई। ठीक है, और इसके आपके जो है 2 भाग थे, जिसमें आपके कौन कौन से 2 भागों के नाम जो है इसमें नहीं दे रखे हैं। ठीक है, बाकी संपादक इसका किसने किया था? देवीदत्त शुक्ल ने किया था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी अनुदित काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी अनुदित काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली आती है इनके साथ, ये अनुदित जो है बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, ये मोस्ट लगा लेना। ठीक है, ये बिल्कुल सारी जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली आती है विनय विनोद। कौन सी? विनय विनोद। 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता क्या है साथियों? भर्तृहरि के वैराग्य स्तक का दोहा छंद में इसका अनुवाद हुआ था। किसका? विनय विनोद का। प्रकाशन वर्ष कितना था? 1889 ईस्वी। और भर्तृहरि के वैराग्य स्तक का दोहा छंद में इसका जो है अनुवाद हुआ था। ठीक है, अगली रचना कौन सी है आपके? विहार वाटिका। कौन सी है? विहार वाटिका। प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। जयदेव के गीत गोविंद का दोहा छंद में जो है इसका अनुवाद हुआ था। किसमें? जयदेव के गीत गोविंद का दोहा छंद में जो है इसका अनुवाद हुआ था। किसका? विहार वाटिका रचना का हुआ था। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1890 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली रचना कौन सी है? स्नेह वाटिका। कौन सी? स्नेह वाटिका। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1890 ईस्वी। और ये भी जो है आपके भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहा छंद में अनुवाद हुआ था। कौन से में? श्रृंगार शतक में जो है श्रृंगार शतक का दोहा छंद में जो है इसका अनुवाद हुआ था। किसका? स्नेह वाटिका नामक रचना का। ठीक है,
इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली रचना कौन सी है, श्री महिमन स्तोत्र। कौन सी, श्री महिमन स्तोत्र। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी। संस्कृत में रचित महिमन स्तोत्र का वर्णिक छंदों में जो है इसका अनुवाद हुआ था। किसके, महिमन स्तोत्र का वर्णिक छंदों में इसका जो है अनुवाद हुआ था। कौन सी, श्री महिमन स्तोत्र रचना का प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी। ठीक है। अगली रचना है गंगा लहरी, जो कि आपके महत्वपूर्ण। कौन सी, गंगा लहरी। ठीक है। गंगा लहरी का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी। इसको मोस्ट लगा लेना। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद हुआ था। किसकी, जो साथियों गंगा लहरी रचना है इसका प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद जो है हुआ था। ठीक है। अगली रचना कौन सी है, ऋतु तरंगिणी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आप लगा लेना। ऋतु तरंगिणी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी। कालिदास के ऋतु संहार का दोहा छंद में अनुवाद हुआ था। ठीक है। अगली रचना कौन सी है, कुमार संभव सार। 1902 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का अनुवाद जो है आपके किसमें किया गया था, कुमार संभव सार में किया गया था। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सुहाग रात। कौन सी है, सुहाग रात रचना है, ये अप्रकाशित है साथियों। अब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है इनकी अप्रकाशित रचना कौन सी है, तो आपके सुहाग रात। ठीक है। जो ये है आपके बायरन के ब्राइडल नाइट का अनुवाद जो है इसके अंदर आपके किया गया है। किसमें, और दोहा छंद में जो इसका प्रयोग हुआ है। बिल्कुल आपके ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे पढ़ने से पहले साथियों हम जो है आगे पढ़ेंगे मौलिक गद्य रचनाएं। इनको पढ़ने से पहले आप फटाफट से, जिन लोगों ने जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर ले, क्योंकि इतनी अच्छी कक्षा आपको मिल रही है जितना कि आप कहीं ऑफलाइन जो है कहीं वहाँ पे भी नहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी, क्योंकि साथियों इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता। वो तो मैंने जो है कम से कम 4 बुक से जो है इसका कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने लेके आई हूँ। मैंने डेली बैठी बैठी पहले मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए मैंने जो है आपको डायरेक्ट नोट्स शो किए हैं। ठीक है। बाकी जब आप लोग सपोर्ट करोगे बहुत जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगी। डिजिटल बोर्ड लाने के बाद मैं आपके सामने बहुत अच्छे से जो है इनको अच्छे से और समझाऊंगी, और आपके सामने एक एक चीज को, जैसे कि आपके सामने एक एक रचना को, उपन्यास को, निबंध को लिख के हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो है इतिहास, और हम जो है हिंदी व्याकरण, हम इसी के अंदर जो आराम से लिख लिख के कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये सब कब संभव हो पाएगा, जब आप जो है हमें बिल्कुल जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएगी। ठीक है। डिजिटल बोर्ड, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लगा सकूं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मौलिक गद्य रचनाएं। मौलिक गद्य रचना पढ़ने से पहले एक बार आप फटाफट से अनुदित काव्य रचनाएं वापस देख लो। कौन कौन सी है, विनय विनोद है, विहार वाटिका है, स्नेह वाटिका है, श्री महिमन स्तोत्र है, गंगा लहरी है, ऋतु तरंगिणी है, और आपके कुमार संभव सार है, और कौन सी है, सुहाग रात है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक गद्य रचनाएं। कौन सी मौलिक गद्य रचनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी तरुणोपदेश। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, तो आपको थोड़ा जो है इनको एक बार माइंड में याद रखना है। ठीक है। सबसे पहली रचना कौन सी है, तरुणोपदेश। ये अप्रकाशित रचना है, और इसका रचना काल क्या है, तो 1886 ईस्वी में इसका रचना काल है। ठीक है। ये प्रकाशित नहीं हुई थी, ये अप्रकाशित है। ठीक है। अगली रचना कौन सी है, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना। कौन सी है, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना। 1899 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब, 1899 में। ठीक है। अगली रचना कौन सी है, नेषद चरित चर्चा। कौन सी, नेषद चरित चर्चा। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था आपके। अगली अगली रचना कौन सी है, हिंदी कालिदास की समालोचना। 1901 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है आपके, तो हिंदी कालिदास की समालोचना। ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था आपके, 1901 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे हम बात करते हैं अगली रचना कौन सी है आपके, तो हम बात करते हैं वैज्ञानिक कोश। कौन सी है, वैज्ञानिक कोश। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। अगली रचना कौन सी है, विक्रमांक देवचरित चर्चा। कौन सी, विक्रमांक देवचरित चर्चा। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अगली रचना कौन सी है आपके, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं कौटिल्य कुठार। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1907 ईस्वी में। एक रचना है इनकी वेरी वेरी महत्वपूर्ण जो पहले पूछी गई है, कौन सी? नाट्य शास्त्र। ठीक है, कौन सी? नाट्य शास्त्र। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1912 ईस्वी में। कालिदास की निरंकुशता, इसका प्रकाशन वर्ष कितना? 1911 ईस्वी में। और आपके संपत्ति शास्त्र, इसका कब है? आपके 1908 ईस्वी में। थोड़ी ये क्रम से नहीं लिखी गई थी, मैं बाद में मुझे वापस देखा तो मुझे बाद में याद आया था, इसलिए आपको जो क्रम है इसका पहले ये 8 फिर 11 फिर 12, ठीक है, इसलिए मैंने एरो का चिन्ह बना रखा है यहाँ पे, है ना। ये आपके 7 के बाद ये 8 वाली आएगी। कौटिल्य कुठार के बाद आपके कौन सी आएगी? संपत्ति शास्त्र, फिर नाट्य, फिर आपके कालिदास की निरंकुशता, और फिर आपके नाट्य शास्त्र। ठीक है, अगली रचना है इनकी साथियों संपत्ति शास्त्र, होगी आपके 1908 ईस्वी में। वनिता विलास, बिल्कुल वेरी वेरी जो है मोस्ट आपके वनिता विलास 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे हम बात करते हैं औद्योगिकी। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रसज्ञ रंजन, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है रसज्ञ रंजन, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कालिदास और उनकी कविता, अगली रचना कौन सी है? कालिदास और उनकी कविता, 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अतीत स्मृति। अगली रचना कौन सी है? अतीत स्मृति। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अद्भुत आलाप, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट पहले पूछी गई, आपको याद रखना है। अद्भुत आलाप कब है इसका प्रकाशन? 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है साथियों, आपको जो है अगर पुराने पेपर अगर आप जाके नहीं भी देखो, अगर ये कंटेंट पढ़ रहे हो और मैंने बता दिया, ये पहले मैंने जहाँ मैंने एम लिख रखा है, एम का मतलब आपके यहाँ पे मोस्ट, ठीक है, और मैं मोस्ट मैंने उसी को लिख रखा है जो पहला एग्जाम में आई हुई है मैंने, क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे हैं, यूजीसी नेट के, टीजीटी पीजीटी के सब देख लिए, और सबकी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कि पहले प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अगली रचना है आपके महिला मोद। महिला मोद का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। विज्ञ विनोद, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपके 1926 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कोविद कीर्तन, इसका प्रकाशन कब हुआ था? साथ ही 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। साहित्य संदर्भ 1928 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। विदेशी विद्वान, लेखांजलि और आपके आलोचनांजलि, ये इन सब का जो है प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। किस किस का? आपके कोविद कीर्तन, साहित्य संदर्भ, विदेशी विद्वान और लेखांजलि और आलोचनांजलि, इन सब का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपके 1928 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साहित्य लाभ। कौन सी? साहित्य लाभ, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपके 1929 ईस्वी। और प्राचीन चिन्ह की कौन सी है? प्राचीन चिन्ह, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपके 1929 ईस्वी। कितना है? 1929 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य और बची हुई है अभी तक, तो चरित्र चित्रण, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1929 ईस्वी। साहित्य शिखर, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1930 ईस्वी। विज्ञान वार्ता 1930 ईस्वी। वाग विलास 1930 ईस्वी। ठीक है, विचार विमर्श, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931 ईस्वी। संकलन, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931 ईस्वी। पूरा व्रत 1933 ईस्वी। ठीक है, यहां तक हो गई आपकी, यहां तक हो गई आपकी कौन सी साथियों? आपके हो गई ये मौलिक गद्य रचनाएं। कौन सी? मौलिक गद्य रचनाएं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे अनुदित गद्य रचनाएं। चौथी कौन सी है साथियों? आपके अनुदित गद्य रचनाएं। इनको पढ़ने से पहले साथियों एक बार हम जो है शुरू से थोड़ी रचनाओं को जो है सारी को देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा था। इनके जो है रचनाएं 4 भागों में डिवाइड थी। कौन कौन सी? मौलिक काव्य रचनाएं, अनुदित काव्य रचनाएं, मौलिक गद्य रचनाएं और अनुदित गद्य रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनकी मौलिक काव्य रचनाएं देखी थी। कौन कौन सी? देवी स्तुति स्तक, कान्य कुब्जावली, व्रतम, समाचार पत्र, संपादक स्तव। दोस्तों जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपको बेनिफिट है, उतनी बार आपको याद होगा। ठीक है, इसलिए फटाफट फटाफट से जो है आपको याद करना है ना। नहीं तो मुझे भी क्या जा रहा है, मैं क्यों बार बार इस चीज को आपको जो है याद करवा रही हूँ, क्यों रिपीट करवा रही हूँ। मेरा क्या है, मैं भी एक बार क्लास लेके फ्री कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ याद हो, ताकि आपको मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट्स में से आपको एग्जाम में बैठने के बाद आपको याद आए कि वाकई में वो कंटेंट मैंने वहाँ से पढ़ा था, और उस दिन अगर मैं वो पूरा कंटेंट अगर वही प्रॉपरली अगर मैं वही नोट्स पढ़ता मैडम के दिए हुए, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, आपको ये वापस पेपर देने के बाद ही आपको ये इस
जो है बात का पछतावा होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे देवी स्तुति स्तक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक स्तव, नागरी हो गई, काव्य मंजूषा हो गई, कान्य कुब्ज अबला विलाप हो गई, कविता कलाप हो गई, सुमन हो गई, द्विवेदी काव्य माला हो गई। इसके बाद आगे हमने बात की थी साथियों अनुदित काव्य रचनाएं, ये कौन कौन सी हैं? विनय विनोद हो गई। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो विहार वाटिका हो गई, स्नेह वाटिका हो गई, श्री महिमन स्त्रोत हो गई, और अगर हम बात करते हैं तो गंगा लहरी हो गई, ऋतु तरंगिणी हो गई, कुमार संभव सार हो गई, और सुहाग रात हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपके अनुदित काव्य रचनाएं, जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट थी। आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से, और आपको एक कहाँ से, मौलिक काव्य रचनाओं में से। ठीक है, आपके जो है इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं गद्य, जो है आपके मौलिक गद्य रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण थी, मैंने बता दी थी। ठीक, कौन कौन सी? अगर हम शुरुआत करते हैं इनकी रचनाओं में तो सबसे पहले तरुणोपदेश थी, और इसके बाद हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, नेसत चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, विक्रमांक देव चरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कौटिल्य कुठार, नाट्य शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, वनिता विलास। इसके बाद आगे हम बात करते हैं औद्योगिकी, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति, सुकवि संकीर्तन। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो अद्भुत आलाप, महिला मोद, विज्ञ विनोद, और अगर मैं बात करती हूँ तो कवित कीर्तन, साहित्य संदर्भ, विदेशी विद्वान, लेखांजलि, आलोचनांजलि, साहित्य आलाप, आपके प्राचीन चिन्ह, और अगर मैं बात करती हूँ कौन सी थी, चरित्र चित्रण, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग्विलास, विचार विमर्श, संकलन और पूरा व्रत। ये कौन सी हो गई साथियों आपके? तो आपकी ये कौन सी हो गई? मौलिक गद्य रचनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुदित काव्य रचनाएं। कौन कौन सी अनुदित काव्य रचनाएं? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनको पढ़ने के बाद साथ ही हम पढ़ेंगे आपके कौन से इनके चर्चित लेख, पंक्तियां और इनके विशेष तथ्य। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, इनके मत और कथन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आपको अंत तक जो है बिल्कुल बने रहना है साथियों, अभी तक क्लास इतनी जल्दी जो है खत्म नहीं होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनके अनुदित काव्य रचनाओं के बारे में। सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है? भामिनी विलाप। बिल्कुल ये भी जो है सारी महत्वपूर्ण है, एक बार आप इनको सबको जो है बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। पहली कौन सी है? भामिनी विलाप। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1891 ईस्वी में। कितना है साथियों? 1891 ईस्वी में। पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद जो है इसमें किया गया है। किसमें साथियों? भामिनी विलास नामक रचना में किया गया है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली रचना कौन सी है? अमृत लहरी। कौन सी? अमृत लहरी। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1896 ईस्वी में। पंडित राज जगन्नाथ के यमुना स्त्रोत का इसमें अनुवाद है। किसका? पंडित राज जगन्नाथ के यमुना स्त्रोत का इसमें अनुवाद है। किसमें? अमृत लहरी में जो है इसका अनुवाद है। ठीक है, अगली रचना कौन सी है? बेकन विचार रत्नावली। कौन सी? बेकन विचार रत्नावली। 1901 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बेकन के जो है निबंधों का इसमें अनुवाद है। किसमें? आपके बेकन विचार रत्नावली नामक रचना में। ठीक है, और इसका प्रकाशन कितना था? 1901 ईस्वी, है ना। अगली रचना कौन सी है इनकी? शिक्षा। कौन सी है साथियों? शिक्षा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1906 ईस्वी। हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का इसमें अनुवाद है। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का इसमें अनुवाद है। अगली रचना है आपके स्वाधीनता। स्वाधीनता का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1907 ईस्वी में। जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का इसमें अनुवाद है। किसका? जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का इसमें अनुवाद। किसमें? स्वाधीनता में, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1907 ईस्वी। ठीक है, जल चिकित्सा। अगली रचना कौन सी है आपकी? जल चिकित्सा। ठीक है, 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? जल चिकित्सा का। जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन भाषा में रचित रचना का इसमें अनुवाद है। किसमें? जल चिकित्सा में। प्रकाशन वर्ष कितना? 1907 ईस्वी। जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन भाषा में रचित रचना का इसमें अनुवाद है। ठीक है, अगली रचना है अगर हम बात करते हैं साथियों तो महाभारत। कौन सी? महाभारत, जो कि आपके वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महाभारत का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1908 ईस्वी। कितना है? 1908 ईस्वी। महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण इसमें हुआ है। किसमें? महाभारत नामक रचना में।
अगली रचना कौन सी है? रघुवंश। कौन सी है साथियों? रघुवंश। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1912 ईस्वी में। कितना है? 1912 ईस्वी में आपके महाभारत महत्वपूर्ण थी और आपके रघुवंश जो है ये भी आपके मोस्ट है। ठीक है, 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। रघुवंश महाकाव्य का इसमें जो है अनुवाद है। किसमें? रघुवंश नामक रचना में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं वेरी 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 मोस्ट है वेणी सहार, जो कितनी बार पूछी गई है। किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। संस्कृत कवि भट्ट नारायण के वेणी सहार नाटक का इसमें अनुवाद है। किसके? संस्कृत कवि भट्ट नारायण के वेणी सहार नाटक का अनुवाद इसमें हुआ है। किसमें? वेणी सहार रचना में। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुमार संभवम। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, कुमार संभवम। ये चारों जो ये रचना है आपकी सारी, ये यहाँ तक जो है बिल्कुल आपके वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, कुमार संभवम, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 ईस्वी में। कालिदास के कुमार संभवम का इसमें अनुवाद है। किसमें? कुमार संभवम रचना में। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1915 ईस्वी। मेघदूत रचना है साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1917 ईस्वी। साथियों यहाँ आपको जो है क्रम वाला प्रश्न पूछा जा सकता है रचना के संबंध में, तो आपको बिल्कुल इनका क्रम याद होना चाहिए और आपको जो है इनका सन याद होना चाहिए कि कब प्रकाशित हुई थी, कौन सी रचना का सन जो है कितना है। ठीक है, आपको यहाँ बिल्कुल ये चीज कंटेस्ट याद होनी ही चाहिए। वेणी सहार रचना, इसका प्रकाशन कितना था? 1913। कुमार संभव का 1915। मेघदूत का कब था? 1917 ईस्वी। कालिदास के मेघदूत का इसमें अनुवाद था। ठीक है, किरातार्जुनीयम, इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? तो साथ ही 1917 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। भारवी के किरातार्जुनीयम का इसमें अनुवाद हुआ है। ठीक है, प्राचीन कवि और पंडित, एक रचना कौन सी है? प्राचीन कवि और पंडित, 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो साथियों अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों का इसमें परिचय है। किसमें? आपके प्राचीन कवि और पंडित नामक रचना में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आख्यायिका सप्तक। कौन सी है? आख्यायिका सप्तक, 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अन्य भाषाओं की चुनी हुई 7 आख्यायिकाओं का इसमें अनुवाद है। किसमें? आपके आख्यायिका शतक में। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपकी कौन सी साथियों? अगर हम बात करते हैं तो आपकी कौन सी रचनाएं? ये हो गई आपके अनुदित काव्य रचनाएं। ठीक है, अब इसके बाद आपके चर्चित लेख आ गए। यहाँ तक पढ़ने से पहले एक बार हम जो है फिर से सारी रचनाओं को जो है रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, आपके रचनाएं कौन कौन सी हैं? मौलिक काव्य रचनाएं, देवी स्तुति शतक हो गई, कान्य कुब्जावली व्रतम हो गई आपके। और अगर मैं बात करती हूँ समाचार पत्र संपादक स्तव हो गया, नागरी हो गई, काव्य मंजूषा हो गई, कान्य कुब्ज अबला विलाप हो गई, कविता कलाप हो गई, सुमन देवी द्विवेदी काव्यमाला। और अगर मैं बात करती हूँ अनुदित अनुदित काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, विनय विनोद हो गई, विहार वाटिका, स्नेह वाटिका, श्री महिमन स्त्रोत, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, सुहाग रात। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो मौलिक गद्य रचनाएं हमने पढ़ी थी और ये कौन कौन सी हैं? तरुणोपदेश, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, निषद चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, विक्रमांक देवचरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कौटिल्य कुठार, नाट्य शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, वनिता विलास, औद्योगिकी, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति, सुकवि संकीर्तन, अद्भुत आलाप, महिला मोद, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, साहित्य संदर्भ, विदेशी विद्वान, लेखांजलि, आलोचनांजलि, साहित्य आलाप, प्राचीन चिन्ह। और अगर हमने बात की थी तो चरित्र चित्रण, साहित्य शिखर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, विचार विमर्श, संकलन, पूरा व्रत। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी अंतिम आपके अनुदित काव्य रचनाएं, ये कौन सी हैं? भामिनी विलास, अमृत लहरी, बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा हो गई, स्वाधीनता हो गई, जल चिकित्सा हो गई, महाभारत हो गई, रघुवंश हो गई, आपके वेणी सहार हो गई। एक मिनट, आपके जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, वेणी सहार हो गई, थोड़ा सा जो है इधर से उधर चली गई थी, कोई बात नहीं।
है ना, वेणी सहार हो गई। इसके बाद आपके कुमार संभव हो गई, मेघदूत हो गई, किरातार्जुनीयम हो गई, प्राचीन कवि और पंडित हो गई, आख्यायिका सप्तक हो गई। ठीक है, यहाँ तक जो है साथियों हमने बिल्कुल आपकी रचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के चर्चित लेख कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा है, कवि कर्तव्य है, जिसका प्रकाशन कब था, 1903 ईस्वी में। एक इनका लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, इसका प्रकाशन कब था साथियों, 1908 ईस्वी में। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1913 ईस्वी में। और आर्य समाज का कोप, बिल्कुल जो वेरी वेरी मोस्ट पहले पूछा गया कि जो है आपके प्रश्न इस प्रकार से था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो चर्चित लेख कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपके आर्य समाज कोप जो है बिल्कुल वेरी वेरी महत्वपूर्ण पहले पूछा गया और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनकी प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं। एक इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है वो है अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। किसका, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम क्या है, कविता है। ये बिल्कुल आपके इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अर्थ स्रष्टा हुई कविता का प्राण है, ये भी किनकी है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सादगी, असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है, ये भी किसकी है, आपके किसकी है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। ठीक है, ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है, किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। और वेरी मोस्ट लगा लेना क्योंकि पहले काफी बार पूछी गई है, बार बार रिपीट हो चुकी है ना, तो आप इसको जो है फिर से महत्वपूर्ण लगा लेना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। कविता में यदि चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये भी किसका कथन है साथियों आपके सामने, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां फिर कथन है। ठीक है, एक कथन है आपके सामने वो है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये भी किसकी है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। और आपको पता है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से कही थी, तो ये आपके द्विवेदी युग में जो है विषय विविधता का प्रदान था, उस रूप में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। और किस निबंध में कहा था साथियों इसको, तो कवि कर्तव्य नामक निबंध में लिखा था। कब, कवि कर्तव्य नामक निबंध में इस जो है पंक्ति को कहा लिखा था। कब, इसका प्रकाशन कब था, 1903 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। कब, 1903 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपके जो है महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया प्रश्न है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है ना। अगली पंक्ति है इनकी, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, ये भी किसकी है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, ये भी किसकी पंक्ति है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, बेसी भवानी के तब सेवा लागे करण पड़ब गा छूटी। ठीक है, ये भी किसकी है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य न तुझको कुछ वहाँ है। बिल्कुल ये भी आपके जो है महत्वपूर्ण है और ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो हो गई इनकी बिल्कुल महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। कौन कौन सी, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है, अर्थ सौष्ठव ही कविता का प्राण है, सादगी, असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है, ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है शुक्ल के अनुसार। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा था। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। कविता में यदि चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह भी किसका है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किस निबंध में, कवि कर्तव्य नामक निबंध में। प्रकाशन वर्ष कब कब कहा था, तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, एक कौन सी थी पंक्ति, कविंद्र काते कविते अहो कहाँ, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, बेसी भवानी के तब सेवा लागे करण पड़ब का छूटी, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य न तुझको कुछ वहाँ है। ठीक है, विशेष तथ्य कौन कौन से, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में विशेष तथ्य है ना।
साथियों अब तक जिन लोगों ने जो है प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को जो है इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं एक बार सिलेबस जो है इसी प्रकार करवाऊंगी, तब तक शायद मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं डिजिटल बोर्ड लेके आऊंगी और फिर आपके सामने जो है हम डिजिटल बोर्ड पे बिल्कुल और इससे भी ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साथियों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे वीडियो को, और बिल्कुल वीडियो को लाइक कर लें। और अगर साथियों अगर मैं बात करूँ आपके सामने, अगर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है वो यूजीसी नेट की जो है तैयारी बिल्कुल कर रहा होगा, ठीक है, या फिर कर रही होगी, है ना। अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो है हमारा ब्लॉग प्रबोध क्लासेस .in के नाम से, प्रबोध क्लासेज है ना इनके नाम से हमारा जो है ब्लॉग, आप गूगल पर जाकर सर्च करना, मैंने वीडियो बना रखी है, आप नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो किस प्रकार आपको जाना है। आप गूगल पर जाकर प्रबोध क्लासेज .in लिखना, वहां लिखने के बाद आपके सामने एक येलो कलर का और ब्लैक कलर का जो है आपको हमारा पीसी लिखा हुआ अंदर, ठीक है, शॉर्ट में पी और सी लिखा हुआ है, हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, ब्लॉग का नाम आ जाएगा, वहां जाकर आप हिंदी उपन्यास पढ़ सकते हो। यूजीसी नेट का संपूर्ण सिलेबस मैंने जो है मेरे ब्लॉग पर डाल रखा है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से पात्र आपको हाईलाइट किए हुए हैं, आपको उनके उद्धरण जो है उनके कथन हाईलाइट किए हुए हैं, कौन कौन से फैक्ट उनके महत्वपूर्ण है वो भी आपको हाईलाइट किए हुए मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से आपको मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके वहां देख सकते हो। बिल्कुल आप हमारे प्रबोध क्लासेज के .in नाम से ब्लॉग पर जाके देख सकते हो, हमारी वेबसाइट है ना। तो आप वहाँ पे यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस, मैं कहती हूँ आप पूरा सिलेबस, जिसमें आपके हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानियाँ, हिंदी निबंध, हिंदी नाटक, सब कुछ आप वहाँ से अच्छी तरीके से फ्री में पढ़ सकते हो। आपको किसी प्रकार की गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम विशेष तथ्यों की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में हम जो है विशेष तथ्य पढ़ रहे हैं। मिस्र बंधुओं ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा था साथियों? हिंदी का बारी लेखक कहा था। किसने? मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? हिंदी का बारी लेखक। ठीक है, ये कौन? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती में जो है सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से लेख लिखते थे। कौन? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल यह जो आपका प्रश्न पहले पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से जो है लेख लिखते हैं। ठीक है, और मिस्र बंधुओं ने इनको क्या कहा था? हिंदी का बारी लेखक कहा था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था साथियों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कब से? 1903 से लेकर 1920 तक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में रहे थे। ठीक है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी है साथियों, आरंभ में रेलवे में नौकरी करते थे। उच्चाधिकारी से अनबन, इनसे उच्च जो अधिकारी थे, बड़े पद पर अधिकारी थे, उनसे इनसे लड़ाई झगड़ा होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कहाँ से? रेलवे की नौकरी से इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया था। इन्होंने हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया था। ठीक है, इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है साथियों? लगभग 80 मानी जाती है, जो कि अभी आपने पढ़ी थी, आपको पता है। जिसमें से महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दी कि आपको मुश्किल से 25-30 रचनाएं ऐसी है जो बिल्कुल इनकी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको सन के साथ याद होनी चाहिए। इनका सन और आपको रचना का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, शुक्ल ने इनके निबंधों को क्या कहा था साथियों? लेख मात्र कहा था। ठीक है, ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। कौन? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन। इनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनावली के नाम से 15 खंडों में हुआ था। किस नाम से? इनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में हुआ था। किस नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में इनका जो है विभाजन हुआ था। ठीक है, प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कविते
1900 ईस्वी में नाम से पहली कविता सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कौन सी? हे कविते। और साथ ही ये प्रश्न जो है कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर हे कविते नामक रचना किसकी है, या तो आपको ऐसा पूछा जाएगा तो किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। या फिर आपको प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1900 ईस्वी। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका में छपने वाली पहली कविता कौन सी है, तो भी आपके हे कविते। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न इस कविता से संबंधित आपको इस प्रकार से 5 प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरलता, सादगी, असलियत व जोश के कवि मानते हैं। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है वो कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरलता, सादगी, असलियत व जोश के कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, जो कि आपके वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आपके सामने सबसे पहला कौन सा है, कान्य कुब्ज हो गया, काव्य मंजूषा हो गया, देवी स्तुति शतक और सुमन। ये चारों क्या है आपके इनके काव्य संग्रह है। इसीलिए मैंने वहां पहले महत्वपूर्ण लगाया था, क्योंकि पहले प्रश्न में जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं सरस्वती पत्रिका के संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी सरस्वती पत्रिका की स्थापना कहाँ से हुई थी और इसके संपादक कौन है, ठीक है। तो हम यह बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? इंडियन प्रेस प्रयाग जो है आपके इलाहाबाद जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम इसके संस्थापक कौन थे साथियों? चिंतामणि घोष थे, जो कि आपको कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष। प्रारंभिक संपादक कौन है इसके? तो आपके बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक है, और संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। इसके संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, और संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कब से लेकर कब तक इसके जो है बिल्कुल इसके जो है संपादक कौन रहे थे। 1901 से लेकर 1903 तक इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे थे। कहाँ से लेकर? 1901 से लेकर 1903 तक जो है आपके बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक कौन रहे थे साथियों? तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। कहाँ से? 1903 से लेकर 1920 तक जो है आपके इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। और ये प्रश्न जो है आपको काफी बार पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना फिर से, है ना। काफी बार पूछे जाने वाले प्रश्न तो साथियों आपको पता है कि महत्वपूर्ण ही होते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बता देती हूँ कि साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे कवि हैं, आपको पता कि इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में देखना आपको हर बार प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। मेरा तो यही कहना है कि आपको जो है यहाँ से प्रश्न स्किप नहीं करना है। प्रश्नों की मैंने बता दिया, रचनाओं में से प्रश्न आएगा, आ सकता है। सरस्वती पत्रिका के जो है आपके 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे, तो आपको याद रखना है कि इसके संपादक कब से लेकर कब से बने तक यहाँ जो है आपको इनका सन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 1920 के बाद इसके संपादक कौन रहे थे? तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरस्वती संपादक मंडल, जिसमें आपके 5 सदस्य थे। कौन कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री। और साथियों इनका जो प्रश्न है आपको काफी बार पूछा गया है कि जो है सरस्वती पत्रिका जो संपादक जो है मंडल है उसमें से कौन सा कवि है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो इसके ट्रिक बना ली याद करने की, और आपको पता है अभी हाल ही में आपको जो है शायद यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो आपको याद होना चाहिए जग बाबू राधा की खत्री, ठीक है। जग यानी आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू यानी आपके बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। थोड़ा मैं इधर से ऊपर से कर देती हूँ ताकि आपको जो है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। किस प्रकार से? जग यानी आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। बाबू यानी आपके बाबू श्याम सुंदर दास, राधा यानी आपके राधा कृष्ण दास, की यानी किशोरीलाल गोस्वामी, और आपके खत्री यानी कार्तिक प्रसाद खत्री। इस प्रकार से जो है आपको सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल को आपको याद रखना है, जिसमें आपके 5 सदस्य थे। कौन कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, और आपके कार्तिक प्रसाद खत्री। जग बाबू राधा की खत्री, ये इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है जहाँ जो आपको कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं भूलती हूँ ना, मुझे लगता है शायद आप पढ़ने के बाद आप भी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषता थी कुछ।
हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवजागरण देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्र उत्थान की भावनाएं जागृत करने में जो है सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन समाज में जन जागृति की लहर को फैलाया था। सरस्वती पत्रिका के साथ साथ प्रभा मर्यादा पत्रिका की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो है साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। तो साथियों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आपको पता है कि आज हमने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को कितनी डीपली से जो है आपको पढ़ाया है। आपको शायद मेरी मेहनत इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता लगेगा कि वाकई में मैडम ने जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं गया। ठीक है, अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कुछ जो है कथन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कथन आपके सामने रामविलास शर्मा का, किसका है साथियों? रामविलास शर्मा का। ठीक है, जो कि आपके सामने कथन है, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने तय कर लिया था कि हिंदी गद्य का विकास करना है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में है साथियों। बिल्कुल आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने तय कर लिया था कि हिंदी गद्य का विकास करना है, साहित्य को रीतिवाद से निकाल बाहर करना है। लगभग 20 वर्षों तक एकाग्र मन से इस निश्चित उद्देश्य की सिद्धि में वे लगे रहे और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ये कथन किसका है? आपके रामविलास शर्मा का है। किसके संबंध में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। ठीक है, इसके बाद अगला कथन आपके सामने है, फिर से रामविलास शर्मा जी का है और बिल्कुल वेरी वेरी महत्वपूर्ण, पहले पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्विवेदी जी कोमलता और कठोरता दोनों का स्रोत एक ही था। यह स्रोत था हिंदी भाषा और साहित्य की प्रति निष्ठा। इस निष्ठा के कारण जिसे वह अवांछित समझते थे उसकी कठोर आलोचना करते थे, किंतु उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष बहुत कम होता था। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। किसके संबंध में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। और साथ ही ये कथन पहले कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने जैसे मैंने पुराने प्रश्न देखती हूँ एग्जाम, मैंने देखा था कि ये पहले कहीं पूछा गया है एग्जाम में, तो मैं फटाफट से जो है नोट कर लेती हूँ कि ये पहले पूछा गया है और उस पर एम लिख देती हूँ। ठीक है भैया, एम इसलिए है क्योंकि पहले पूछा गया है। ठीक है, तो द्विवेदी जी की कोमलता और कठोरता दोनों का स्रोत एक ही था। यह स्रोत था हिंदी भाषा और साहित्य की प्रति निष्ठा। इस निष्ठा के कारण जिसे वह अवांछित समझते थे उसकी कठोर आलोचना करते थे, किंतु इसमें व्यक्तिगत राग द्वेष बहुत कम होता था। ठीक है, ये किसका है? आपके रामविलास शर्मा का। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, फिर से आपके सामने रामविलास शर्मा का एक कथन है जो कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहले आया हुआ है। उनका उद्देश्य हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना का प्रसार करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह समाज विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहित्य इन सभी के विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका एक महान शिक्षक की भूमिका है, केवल साहित्यकार की नहीं। यह कथन भी किसका है साथियों? आपके सामने रामविलास शर्मा का है। और कथन कितना शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना का प्रसार करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह समाज विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहित्य इन सभी के विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका एक महान शिक्षक की भूमिका है, केवल साहित्यकार की नहीं। ठीक है, तो आपके सामने ये कथन भी किसका था साथियों? रामविलास शर्मा का कथन था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। इनका कथन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में उनका व्यक्तित्व स्फुटित हुआ है। उनकी आदर्शवादिता, जीवन की सादगी, हृदय की सरलता, नैतिकता, इन सभी की छाप उनके निबंधों पर है। ये कथन किसका है साथियों? रामचंद्र तिवारी का। ठीक है, अगला कथन है आपके सामने गणपति चंद्र गुप्त जी का। ये क्या कहते हैं? भारतेंदु युगीन निबंधों की सी व्यक्तिकता का प्रदर्शन, सजीवता, रोचकता एवं सहज उच्छृंखलता का द्विवेदी के निबंधों में अभाव सा है। उनके निबंधों में भाषा की शुद्धता, सार्थकता, एक रूपता, शब्द प्रयोग, पटुता आदि गुण तो मिलते हैं, किंतु पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, विश्लेषण की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता उनमें बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी आपके जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण थोड़ा, तो आप इसको महत्वपूर्ण लगा लेना। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये पूछा जाए। कौन सा? गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन। भारतेंदु युगीन निबंधों की सी व्यक्तिकता का प्रदर्शन, सजीवता, रोचकता एवं सहज उच्च श्रृंखलता का विदेशी द्विवेदी के निबंधों में अभाव सा है। उनके निबंधों में भाषा की शुद्धता, सार्थकता, एक रूपता, शब्द प्रयोग, पटुता आदि गुण तो मिलते हैं, किंतु पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, विश्लेषण की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता उनमें बहुत कम है। ठीक है,
अब हम जो है आपके बिल्कुल अंतिम कथन आ गए आपके। ऐसे मान लो फटाफट से जो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द्विवेदी जी लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। ठीक है, ये कथन भी किसका आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको पता है शुक्ल के कथन तो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। एक कथन साथियों, अभी आपका जो हाल में यूजीसी नेट 2024 में आपका पेपर हुआ था, अभी इसमें आया था, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनकी साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। ये कथन किसका, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और मैंने जो है इनकी बुक से देखा था, तो आपको जो है आपको साथियों यहाँ तक होता है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बिल्कुल आपके सामने खत्म होते हैं। अंतिम वाला जो कथन आपको क्या दिख रहा है, क्या बिल्कुल दिख रहा था? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मुझे लगा शायद आपको अंतिम कथन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने जो है थोड़ा वापस देख लिया था। तो साथियों यहाँ तक होती है आपकी क्लास खत्म। अब एक बार आप फटाफट से देख लो, आज हमने जो कितनी बड़ी क्लास की थी, बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक ही क्लास में जो है सल्टा दिया था हमने। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब प्रश्न, अब मैं बता देती हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आपको जो है महत्वपूर्ण याद रखने हैं इस क्लास में से, आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी में से। ठीक है, तो एक तो आपको भारतीय जो इनके हैं इन कवियों का जो है आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन कौन से कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल के थे, कौन से बाहर के थे और कौन से स्वतंत्रतावादी थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो है आपको क्रम से जो है प्रश्न उसको ध्यान रखना है ना, कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका क्रम याद रखना है कि पहले सबसे पहले कौन से कवि का क्रम है। इनको आप ट्रिक से याद कर लेना एक बार, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद के युग के। और आपको पता है तार सप्तक में से तो हर बार आपको पता है कि कवियों में से प्रश्न आता है, तो आपको अच्छी तरीके से उनको भी ट्रिक कर बना के याद करना है। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो मैं आपको तार सप्तक याद करवाऊंगी कि जिंदगी में आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा, है ना, ये मेरी गारंटी है। तो हमने बात कर ली थी, आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमको प्रश्न कहाँ कहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैंने रचनाएं महत्वपूर्ण लगाई थी आपको, वो बिल्कुल आपको याद होनी ही चाहिए। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम में मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। जो मैंने महत्वपूर्ण लगा थी, अनुदित काव्य रचनाएं बिल्कुल महत्वपूर्ण, तो आपको सारी क्रम से याद होनी चाहिए और उनकी विशेषता भी आपको याद होनी चाहिए। साथ ही यहाँ मैं ये बता देती हूँ आपको, है ना। इसके बाद आपको यहाँ थोड़ी सी मैंने जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने लगा दी थी पहले से कि आपके ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके बाद आपके ये अनुदित गद्य रचनाएं, ठीक है, ये भी आपके जो है थोड़ी यहाँ से महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वाला पेज पूरा कंटेस्ट याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है ना। चर्चित लेख, एक बार प्रश्न पूछा गया था आर्य समाज का कोप, तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब एक बार आप फिर से इनको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपके इनकी जो आपको पता है पंक्तियां, तो हर बार हर एग्जाम में किसी भी कवि की या फिर किसी भी कवि की जो आपके पंक्तियां पर कथन पूछे जाते हैं, तो कथन और पंक्तियां तो आपको याद होने ही चाहिए। प्रमुख तथ्य में आपको जो है थोड़े बहुत तथ्य इनके ये याद होने चाहिए कि ये किस प्रकार से हैं। और आपके ये है कविता कितनी बार पूछी गई है तो आपको फिर से याद रखनी है। ठीक है, काव्य संग्रह इनके याद होने चाहिए। सरस्वती पत्रिका का संपादन ये कब से लेकर कब तक जो है इसके संपादक रहे थे, 1901 से 1903 तक। ये आपको जो है वेरी मोस्ट आपको ये जरूर याद होना चाहिए, और याद रहे या नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इनकी थोड़ी बहुत विशेषता देख लेनी है। कथन आपको जो है एक बार सारे ही एक बार रिपीट करके चले जाना है, कथनों आपको एक भी नहीं छोड़ना है। साथ ही यहाँ तक होती है अपने आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली क्लास खत्म। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो साथियों आप लोग जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देना। अगर मैं देखती हूँ अगर आज इस वीडियो पे मुझे कम से भी कम मुझे 1K जो है 1K, तो इस पे जो है मुझे शेयर चाहिए। ठीक है, 1K यानी 1000 मुझे इस पे जो है शेयर चाहिए। 1000 लोगों को आप शेयर करना, ठीक है, सब मिलके। और कम से कम मुझे इस वीडियो पे जो है 500 जो है लाइक चाहिए। कितने? 500 लाइक। अगर मुझे ये सपोर्ट मिल गया तो मैं आगे क्लास लूंगी, नहीं तो मैं आगे क्लास नहीं लेने वाली। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद।